हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम लोग अभी बीएमसी में स्टोन और रॉक टॉपिक के ही क्वेश्चनों को कर रहे हैं। और आपका बेसिक मैंने 3 क्लास में तैयार कर दिया है। अब जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, टॉप 30 एमसीक्यू आज हम करेंगे। उसके बाद हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो हम लोग ब्रिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ब्रेक टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और हो सकता है एक आपका लेवल 2 का क्वेश्चन भी आएगा, जो कि आपका होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि बीएमसी स्टोन से संबंधित रहेंगे, जो कि लेटेस्ट आपके एमसीक्यू रहेंगे, उनको भी आपको देखना होगा। पर उसके बाद हमारी जो क्लास होगी अब ब्रेक की स्टार्ट होगी। आज हमारे लास्ट टॉप 30 एमसीक्यू लेकर आपके साथ आए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके साथ वो रहने वाले हैं। जिन्होंने क्लास को पहली बार देखी है, अगर आप वीडियो को अच्छी लगती है तो वीडियो को आपको लाइक करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आपको सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाना है। ये आपकी क्लास यूपीजी एग्जाम तक तिल चलने वाली है, इसमें कोई भी रुकावट नहीं आने वाली है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो आपकी होती हैं आर द रिजल्ट ऑफ द। तो सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण कैसा होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेदर डिपॉजिट ऑफ इग्नियस रॉक, एक्शन ऑफ इंटेंस प्रेशर आर हीट, या सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैटर, या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ एग्रीगेट। आपको बताना है कि सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो मैंने बताया था कि आपकी जो रॉक होती है वो 3 तरीके से होती है जियोलॉजिकल तरीके से। पहली आपकी इग्नियस रॉक हो जाती है, उसके बाद फिर आपकी दूसरी जो आपकी रॉक हो जाती है वो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक हो जाती है। मेटामॉर्फिक रॉक आपने पढ़ा होगा। फिर उसके बाद आपने एक इसमें पढ़ा होगा कि आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। तो ये 3 तरीके से जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत रॉक आपकी आती हैं। जो पहले आपकी रॉक निकल के आपकी आती है, यहाँ पे आपकी इग्नियस रॉक होती है। उसके बाद आपकी जो है अंडर प्रेशर और हीट में आपकी जिस रॉक का निर्माण होता है उसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। और जो आपकी वेदर डिपॉजिट से या फिर आपका डिपोजिशन के तहत या फिर उसका क्या कहते हैं वेदरिंग के तहत जो आपकी रॉक का निर्माण होता है आपकी सेडिमेंट्री रॉक होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 1 कह रहा है कि एक्युमुलेशन ऑफ वेदर्ड डिपॉजिट, मतलब जो भी आपका डिपॉजिट है उसके वेदरिंग के प्रोसेस से जो आपका निर्माण हुआ है वो आपकी कौन सी रॉक होती है? सेडिमेंट्री रॉक आपकी होती है। तो ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। बिकॉज यहाँ पे कह रहा है एक्शन ऑफ इंटेंस प्रेशर और हीट। तो इसमें जब कौन सी रॉक का निर्माण होगा मेरे भाई? इसमें आपका मेटामॉर्फिक रॉक का ही हमेशा निर्माण होता है, जब आपका इंटेंस ऑफ प्रेशर या हीट का देखने को मिलता है। और जो सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा होता है तो ये आपकी कौन सी रॉक होती है? वो आपकी इग्नियस रॉक हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना आंसर निकाल लेना है और अपना सही उत्तर को आपको चूज करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच में बी टर्म्ड एज अनस्टेटिफाइड रॉक। अभी आपने पढ़ा इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक पढ़ा, फिर आपने पढ़ा मेटामॉर्फिक रॉक, फिर आपने देखा यहाँ पे अनस्टेटिफाइड रॉक। तो आपको बता दूँ जो आपका रॉक का क्लासिफिकेशन होता है उसमें एक क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। और फिजिकल क्लासिफिकेशन में रॉक्स हमारी जो होती है वो 3 तरीके से होती हैं। सबसे पहले आपकी एक होती है स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, उसके बाद आपकी होती है अनस्ट्रेटिफाइड, और फिर आपकी होती है फोलिएटेड। तो ये फिजिकल तरीके से होती है। और जो आपने पीछे पढ़ा इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, वो आपकी जियोलॉजिकल होती है। तो ये फिजिकल तरीके से होती है कि जो रॉक्स हमें देखने में, जैसे काफ़ी रॉक्स आप देखोगे जब रॉक्स होती है ना वो लेयर बाय लेयर ऐसे दिखती हैं कि उनमें जो है लेयर पाया जाता है, तो लेयर बाय लेयर उसमें दिखती हैं। और कुछ रॉक्स होती हैं बिल्कुल होमोजीनियस होती हैं, उनमें कोई लेयर नहीं दिखती, मतलब उनका जो टेक्सचर होता है उनका पूरा कोई लेयर उसमें नहीं देखने को मिलेगा। और कुछ रॉक्स में आपको देखने को मिलेगा कि हाँ ये लेयर से लग रहा है कि लेयर बाय लेयर इनका डिपोजिशन हुआ है। तो वही कह रहा है, उसी को हम लोग स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। जिसमें लेयर बाय लेयर दिखेगी उसको हम लोग स्तरीकृत चट्टानें कहते हैं। जिसमें लेयर बाय लेयर नहीं दिखेगी उसको अनस्ट्रेटिफाइड कहते हैं। तो जितने भी आपके सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो मोस्ट ऑफ द केस होता है कि वो सब सारी स्ट्रेटिफाइड, मतलब कि स्तरीकृत उनकी चट्टानें कहा जाता है। तो यहाँ पे सैंडस्टोन है, तो सैंडस्टोन आपकी कौन सी हो जाएगी? तो आपकी स्ट्रेटिफाइड रॉक में आएगी। पर क्वेश्चन पूछा है कि आपको बताना है अनस्ट्रेटिफाइड, जिसमें लेयर नहीं पाया जाता। लाइमस्टोन भी आपकी कैसी रॉक है? तो ये भी आपकी स्ट्रेटिफाइड में आएगी, क्योंकि लाइमस्टोन जो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स का डिपोजिशन ही ऐसे होता है कि कहीं से रॉक बनी होगी, उन रॉक्स का फिर से आपका डिपोजिशन या वेदरिंग एक्शन के द्वारा बहा करके या फिर अपक्षय द्वारा कैसे भी करके दूसरी जगह पे जा करके डिपोजिट होती हैं, और उन डिपोजिट के फलस्वरूप आपकी सेडिमेंट्री रॉक बनती हैं। तो उसमें मोस्ट ऑफ द चांस यही बनता है, जितने भी आपकी स्ट्रेटिफाइड रॉक होने की पॉसिबिलिटी होती है वो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं।
तो यहाँ पे आपको सैंडस्टोन दिखेगा, लाइमस्टोन दिखेगा। तो ये सारी कौन सी, ये सारी की सारी आपकी कौन सी हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में आएंगी। तो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में आएंगी तो इन दोनों को हम लोग पहले ही अलग कर देंगे कि ये मेरे भाई अनस्ट्रेटिफाइड कैसे हो सकती हैं, तो अनस्ट्रेटिफाइड आपकी नहीं होने वाली। तो उसके बाद मैं आपके बात करूँ कि जो आपका स्लेट है, तो स्लेट भी आपकी जो है सेडिमेंट्री, मतलब कि जो है ये आपका सेडिमेंट्री रॉक्स का समझ लीजिए एग्जांपल है। और इसका भी जो निर्माण होता है वो आपका बिल्कुल स्ट्रेट बाय मतलब लेयर बाय लेयर में ही होता है। ठीक है, तो बचता है आपका मार्बल। तो मार्बल आपने सुना होगा कि मार्बल जो आपकी होती है वो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स में आती है। कौन सी रॉक्स में आती है, मेटामॉर्फिक रॉक में आती है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स का जो होती है ये आपके लाइमस्टोन से बनती है, लाइमस्टोन से आपका बनती है। तो लेकिन ये मार्बल आपने सुना होगा और आपने सुना होगा क्वार्टरसाइट। तो ये दोनों ही आपकी जो रॉक्स होती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, पर ये अनस्ट्रेटिफाइड होती हैं, इनमें कोई भी लेयरदार स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। ठीक है, इनमें कोई भी आपकी लेयरदार स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आपका होगा, वो सी उत्तर होगा, कि सी उत्तर जो आपका होगा बिल्कुल सही रहने वाला है। तो आई होप इन बातों को आप समझ पाए होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 या आप कह लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि द रॉक फॉर्म ड्यू टू कंसोलिडेशन ऑफ वेदर्ड पार्टिकल ऑफ द एग्जिस्टिंग रॉक्स आर कॉल्ड। अगर आपने पिछले दो क्वेश्चनों को ध्यान से समझा होगा तो आपको इस क्वेश्चन का उत्तर देने में मुझे लगता है किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए कि द रॉक्स मतलब कि the rocks formed due to consolidation of weathered particles of the existing rocks are called। मतलब कोई आपकी एक एग्जिस्टिंग रॉक्स है, उसके ऊपर आपका वेदरिंग एक्शन हुआ और वहाँ से जो भी वेदर्ड पार्टिकल छोटे छोटे रूप में हुए उनका क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, और जहाँ पे जा कर के वो फिर से कंसोलिडेट हुई तो एक लेयर के रूप में फॉर्म हो गई। तो जब एक लेयर के रूप में फॉर्म हो गई तो वहाँ पे जो रॉक्स बनेगी उसको हम लोग कौन सी रॉक्स कहेंगे। सबसे पहली बात सेडिमेंट्री होगी, इग्नियस होगी, मेटामॉर्फिक होगी। तो आपको बताना है कौन सी रॉक होगी, वो आपकी सेडिमेंटरी रॉक हो जाएगी, मेंटेरी रॉक हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो आपका बहुमूल्य उत्तर आपका रहने वाला है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड रॉक तो ये आपकी स्तरीकृत होती हैं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, तो ये सारी जो हैं आपकी अलग चीज़ें हैं। पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा वो होगा सेडिमेंट्री रॉक। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट मिनरल। अब बताना है आपको कि इनमें से कौन सा आपका हार्डेस्ट मिनरल है। मेरे भाई जब भी हम कभी रॉक्स वगैरह की या स्टोन की आप हम लोग हार्डेस्टनेस को चेक करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग एक मोह पैमाना यूज करते हैं जिसको हम लोग मोह स्केल कहते हैं। तो मोह स्केल पे क्या होता है, जो भी आपके रॉक्स होती हैं उनकी एक वैल्यूज़ होती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम जान पाते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या रहने वाली है। जिसमें सबसे पहला आपका आता है टाल्क। टाल्क की मेरे भाई जो होती है 1 होती है। उसके बाद आपका आता है जिप्सम। तो जिप्सम की आपकी क्या होती है, जिप्सम की आपकी मेरे भाई 2 होती है। अगर हम बात करें कैल्साइट की तो कैल्साइट की मेरे भाई होती है 3। अगर हम बात करें फ्लोराइड की तो FLUORITE फ्लोराइड की आपकी होती है 4। अगर हम बात करें एपाटाइट की तो APATITE एपेटाइट उसकी होती है 5। अगर हम बात करें फेल्सफार की इसकी होती है आपकी 6। अगर हम बात करें क्वार्टज की इसकी होती है 7। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या कहते हैं एम्फीबोल, हाँ एम्फीबोल या फिर हम कहें क्वार्टर 7 हो गई। फिर उसके टोपाज आपने सुना होगा, टोपाज का काफ़ी बार नाम सुना होगा। टोपाज की कितनी होती है आपकी 8 होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे कोरंडम, क्या नाम इसका है, कोरंडम, तो कोरंडम कितनी होती है आपकी, कोरंडम आपकी होती है 9। और अगर हम बात करें डायमंड की तो डायमंड की आपकी होती है 10। तो अगर आपको इन 10 के नाम याद हैं तो आप इनको एक बार देख लीजिए। तो जैसे कि आपके जो भी हार्डनेस नंबर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी जो है
जैसे जैसे आपकी हार्डनेस नंबर वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी हार्डनेस भी आपकी बढ़ती है। यहाँ पे एक चीज़ है आप देखना होगा कि यहाँ पे एक आपका गार्नेट दिया हुआ है और एक आपका दिया एम्फीबोल्स, एक आपका दिया मैंने फिल्सर का बता दिया है। तो यहाँ पे कुछ अलग जैसे गार्नेट एम्फीबोल दिए हैं, इन 10 में नहीं आए हैं, तो उनको देखिए। जो आपका एक एम्फीबोल नाम से है, एम्फी बोल नाम से है, काफ़ी बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। तो इसका जो होता है 5 से लेकर के 6 के बीच में होता है। उसके बाद आपका जो फेल्सपार होता है, उसकी जो वैल्यू होती है आपकी वो 6 होती है। जो आपका क्वार्टज होता है, आपका जो होता है वो कितना होता है आपका, तो वो आपका 7 होता है। फिर उसके बाद आपका जो गार्नेट होता है, आपका जो होता है वो कितना आपका होता है, वो आपका 6.5 to 7.5 होता है। तो आपको ये डेटा, आपको अगर आप अभी तक नहीं पता था तो ये डेटा आपको जानना पड़ेगा कि गार्नेट जो आपका होता है उसका 6.5 to 7.5 होता है, फेल्सपार का 6, आपका क्वार्टर्स का 7 और एम्फी बोल का आपका 5.5 से 6 के बीच में होता है। तो अब आप क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मिनरल। तो यहाँ पे आपको पता है कि भैया क्वार्टज का तो 7 होता है, फेल्सपार का 6 होता है, और अभी अभी हमने पढ़ा कि एम्फीबोल का 5 से 6 के बीच में होता है। उसके बाद हमने गार्नेट का पढ़ा कि 6.5 से तो स्टार्ट होता है पर मैक्सिमम 7.5 तक होता है। तो अब इस ऑप्शन में क्या आपका मैक्सिमम नंबर रहने वाला है। तो आप देखोगे तो भैया ये दोनों तो कम है इससे, फेल्सपार और एम्फीबोल इससे हैं, क्योंकि ये 6.5 से स्टार्ट हो रहा है। क्वार्टर की वैल्यू मैक्सिमम 7 तक होती है, पर गार्नेट आपका 6.5 से स्टार्ट होता है और 7.5 तक भी हो सकता है। तो मैक्सिमम कितना, 7.5। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका गार्नेट रहने वाला है। कि जो हार्डेस्ट मिनरल यहाँ पे गार्नेट है। काफ़ी लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है, एग्जाम में कई बार आ चुका है प्रीवियस में भी आया था, अभी हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में आया है। तो पर इस क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है, आपको याद रखना है कि गार्नेट जो आपका होता है उसका होता है 6.5 to 7.5। ये आपको डेटा, ये चारों डेटा आपको लेटेस्ट हैं, इनको आपको लिख लेना है, याद कर लेना है कि एम्फीबोल आपका हो गया, फिर आपका फेल्सपार हो गया, फिर आपका क्वार्टज हो गया, फिर गार्नेट और आपका ये डेटा। तो इन डेटा को अगर याद रखे रहोगे तो आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपको ये टाल्क 1 जिप्सम 2 कैल्साइट 3 फ्लोराइड 4 एपेटाइट 1 फेल्सपार 6 क्वार्टर 7 टोपाज 8 करंडम 9 डायमंड 10, ये डेटा भी आपको याद ही होना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज फिर आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है द मोस्ट कॉमन फैमिली, द मोस्ट कॉमन फैमिलीज ऑफ अर्थ एग्रीगेट मिनरल। जो मतलब मोस्ट कॉमन जो आपका होता है, जो आपका फैमिली का होता है अर्थ एग्रीगेट्स के, तो वो कौन से मिनरल होते हैं। तो भैया जो मोस्ट कॉमन फैमिली आपके जो होते हैं वो आपके लगभग अगर अर्थ क्रस्ट पर देखा जाए तो 90% जो आपके मिनरल होते हैं वो आपके सिलिकेट मिनरल के बने होते हैं। किसके होते हैं, सिलिकेट्स मिनरल के बने होते हैं। मतलब 90% जो भी अर्थ एग्रीगेट्स होंगे उनके जो मिनरल एग्रीगेट्स होंगे वो आपके मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितना 90% तक जितने अर्थ क्रस्ट होंगे लगभग सिलिकेट मिनरल्स के ही पाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। इसको आपको याद रखना हुआ क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई कुछ सीखना नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉक, क्वार्टज है, फिर उसके बाद आपका माइका है, नॉन ऑफ द या फिर जिप्सम। तो भैया कौन सी इसमें आपकी जो है एक रॉक है। तो भैया आपने पढ़ा होगा कि ग्रेनाइट के अंदर जो मिनरल की अगर बात करें तो ग्रेनाइट में जो आपके मिनरल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आपके क्वार्टर्स होते हैं ग्रेनाइट में, फिर आपका फेल्सपार होता है, फिर आपका माइका होता है। तो ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं भैया, मिनरल्स होते हैं। इसमें बचा गया आपका जिप्सम। तो जिप्सम आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, रॉक होगा। वो भी आपका कैसे होता है, केमिकली प्रेसिपिटेटेड, केली प्रेसिपिटेटेड आपके सेडिमेंट्री रॉक्स की कैटेगरी में आपका जिप्सम आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द जियोलॉजिकल केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन में एक चीज़ बताई थी कि आपकी जो रॉक्स होती है वो आपकी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने देखा था कि रॉक्स का जब जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ था
तो जियोलॉजिकल में आपने देखा क्या था, अब अभी आपको बताता हूँ। फिर आपको मैंने फिजिकल भी बताया था, फिजिकल क्लासिफिकेशन के, फिर अभी आपका इस क्वेश्चन में केमिकल नाम आ गया। तो यहाँ पे मैं सबको क्लियर कर देता हूँ कि जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपकी रॉक्स होती है उसमें आपने इग्नियस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद फिर आपने पढ़ा था जियोलॉजिकल में ही सेडिमेंटरी रॉक के बारे में। फिर आपने पढ़ा था मेटा मेटा मेटामार्फिक रॉक के बारे में। फिर उसका जब फिजिकल क्लासिफिकेशन आपका आया तो आपने पढ़ा कि स्ट्रेटिफाइड, फिर आपने पढ़ा अनस्ट्रेटिफाइड, फिर आपने पढ़ा फोलिएटेड, रवेदार संरचना वाली मृत्तिका या चट्टान। फिर आपने पढ़ा केमिकली, तो केमिकल में आपने पढ़ा कैल्सीरियस, आर्गिलेसियस, फिर आपने पढ़ा सिलीसियस। तो इस तरीके से आपने जो डिफरेंट प्रकार के रॉक्स के बारे में अध्ययन किया कि आपकी जो फिजिकल में होती है, केमिकल में होती है। तो आपने देखा कि रॉक्स को हम लोग बेसिकली 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं, जियोलॉजिकल आधार पर, भूवैज्ञानिक कह लीजिए। हाँ, तो फिजिकल मतलब कि जो आप देखते हो, केमिकल मतलब उसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, मतलब उसके अंदर कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट उसके अंदर विद्यमान हैं कि जो आप उसको केमिकली क्लासीफाई कर पा रहे हो। ठीक मेरे भाई, समझ गए आप ना कि ये कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, व्हिच आर द फॉलोइंग द केमिकल क्लासिफिकेशन। तो आपने पढ़ा पहला ऑप्शन सिलीसियस, हाँ ये आपका हो सकता है, ठीक है, नो डाउट। आगे पढ़ो अनस्टेटिफाइड, तो अनस्टेटिफाइड स्टेटिफाइड आपने कहाँ पढ़ा था, फिजिकल में, तो ये दोनों तो ऐसे नहीं होगा। फिर आपने कहाँ पढ़ा था, फुलेटर, ये तीनों दोनों फिजिकल में पढ़ा था। और केमिकल आपको कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जियोलॉजिकल में कौन कौन सी रॉक आती हैं, फिजिकल में कौन कौन सी रॉक आती हैं, और केमिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी आपकी रॉक्स आती हैं। ये अगर आपको बातें पता होंगी तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को बना लोगे। अगला क्वेश्चन है द रॉक्स दैट पोसेसेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन्स आर कॉल्ड। ठीक है, मतलब कि जो रॉक्स आपकी हैं क्रिस्टलाइन हों आपकी, और उसके बाद आपके जो हैं कॉम्पैक्ट, उनके जो ग्रेन्स हों वो आपके कॉम्पैक्ट ग्रेन रहने वाले हों। तो ऐसे कौन सी रॉक आपकी होती है, तो भैया देखो, क्रिस्टल उसके अंदर प्रोसेसेस हो एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन्स हों। तो अब देखो फोलेटेड आपकी रॉक्स होती है तो भैया रवेदार होती है, तो उतने तरीके से तो अच्छे से क्रिस्टलाइन नहीं बन पाएंगी, ना ही कॉम्पैक्ट होंगी। सिलिशियस रॉक्स के बारे में भी हम नहीं कुछ कह पाएंगे कि ये कैसी स्ट्रेटिफाइड है, अनस्ट्रेटिफाइड। मान लो स्ट्रेटिफाइड हो जाएगी तो कोई भी अगर स्ट्रेटिफाइड हो जाती है तो उसमें क्लेवेज प्रॉपर्टी आ जाती है। अगर ऐसे ही उसमें फोर्स लगेगा तो क्या होंगी, वो ऐसे ऐसे बिखर जाएंगी। तो मतलब आपकी इसमें जो कॉम्पैक्ट उनके जो ग्रेन के कॉम्पैक्ट हो बिल्कुल एकदम बढ़िया से हो, तो वो आपकी कौन से रॉक होगी, आपकी जो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक होंगी। मतलब कोई ऐसे स्ट्रक्चर है जिसमें अनहोमोजीन, मतलब होमोजीनियस स्ट्रक्चर पूरा तरीके से है और उसमें कहीं भी क्रैक्स या लेयर वगैरह नहीं है। क्योंकि लेयर वगैरह होती है ना, तो एक प्रॉपर्टी होती है क्लेवेज, उस ही प्लेन से, मतलब उस प्लेन से क्या होती है, वो कट हो जाती हैं, या फिर मतलब उनका वहाँ पे डिफॉर्मेशन हो जाता है जब आपकी स्ट्रेटिफाइड लेयर्स वगैरह होती हैं। तो जैसे ही आपकी रॉक्स हैं, जैसे अनस्ट्रेटिफाइड, जैसे ग्रेनाइट वगैरह हैं, तो ये सब कैसी हैं आपकी अनस्ट्रेटिफाइड, और के जो ग्रेन्स होते हैं कॉम्पैक्ट ग्रेन्स होते हैं, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं, और उनके अंदर कॉम्पैक्ट ग्रेनुलर स्ट्रक्चर भी आपकी पाई जाती है। ऐसे रॉक्स के एग्जांपल में ग्रेनाइट आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो हो जाएगा आपका राइट आंसर रहने वाला है। ये क्वेश्चन फिर अभी जो मैंने आपको डिस्कस किया था उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि कौन सी इसमें आपकी हार्डेस्ट रॉक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कौन सी आपकी सॉफ्टेस्ट रॉक है। तो आपको मोह स्केल मैंने बताया था कि आपकी जो मोह स्केल है, उसी मोह स्केल पे हम लोग ये डेटा को देखते हैं। आपको बता दूं कि अभी आपने पढ़ा था टाल्क, जिसकी एक होती है, ठीक है। आपने पढ़ा था बेसाल्ट, तो आपका बेसाल्ट जो होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो कैल्साइट के लगभग होती है, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ग्रेनाइट है, क्वार्ट्ज, जैसे अब इसके से जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे मो स्केल पर नंबर भी इनका बढ़ता जाएगा। पर आप ये समझ सकते हो यहाँ पे कि सबसे सॉफ्ट जो होता है वो टाल का आपका होता है, ठीक है। तो टाल का आपका सॉफ्टेस्ट रॉक है क्योंकि इसका मो स्केल पर हार्डनेस अगर बेस देखा जाए तो इसकी रेंज वैल्यू 1 होती है। तो सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल यही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द टाइप ऑफ क्लेवेज ऑब्जर्व इन मिनरल्स। देखो मैंने अभी आपको एक शब्द यूज किया था, एक टर्मिनोलॉजी यूज किया था, क्लीवेज। तो क्लीवेज होता क्या है, इसको मैंने अभी अभी आपके सामने इसको इंट्रोड्यूस शब्द किया था कि क्लेवेज होता क्या है। तो क्लेवेज मतलब क्या होता है कि मतलब जो भी आपका मतलब जैसे कि ये आपके मान लीजिए रॉक्स हैं, ठीक है। अब इस रॉक्स में कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, कोई मतलब इसमें लेयर नहीं दिख रही है, तो ये आपको बिल्कुल कॉम्पैक्ट है। पर अगर इसमें अगर आप स्ट्रेटिफाइड रॉक्स को देखोगे तो ये इसमें लेयर्स वगैरह दिखा करती हैं। तो जिस प्लेन के सापेक्ष ये मतलब क्या होती हैं, मतलब ये प्लेन है तो इस प्लेन के सापेक्ष क्या होती है, इनकी स्प्लिट हो जाती हैं। स्प्लिट हो जाएंगी तो आप देखोगे कि इसकी जो ऊपर वाली लेयर होगी ऐसे हो जाएगी, और यहाँ पे आपको जैसे एक शेयर वाला होता नहीं है, मतलब वहाँ पे फेल हो जाती हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टी या कह लीजिए या इनके अंदर जो है ऐसी कैपेबिलिटी होती है जो किसी एक सर्टेन प्लेन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, किसी प्रीफेस्टल फेस पे क्या होता है, इनका क्लीवेज हो जाता है या फिर उस पर स्प्लिट कर जाते हैं, तो वो आपकी क्लीवेज प्रॉपर्टी होती है। तो कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लीवेज ऑब्जर्व इन मिनरल्स। हम लोग बात कर रहे थे कि क्लेवेज, आप समझ गए क्लेवेज होता क्या है। तो जो क्लेवेज ऑब्जर्व होता है वो कितने टाइप से होता है, कितने तरीके से मिनरल में देखने को मिलता है। तो पहला टाइप आपका होता है कि आपका बेसल, आप ये जो देख रहे हो बेसल पहला टाइप होता है। फिर आपका प्रिज्मेटिक भी होता है, कैसा होता है, प्रिज्मेटिक टाइप का भी होता है। फिर आपसे मैं कहूँ कैसा होता है, क्यूबिक टाइप का भी होता है। फिर आपका होता है रोम्बो हेड्रल टाइप का भी आपको होता है, और फिर आपका ऑक्ट्रा हेड्रल टाइप का भी होता है। तो ये जो है ये क्यूबिक है, ये आपका रोम्बो स्पेलिंग फिर से लिख देता हूँ, RHOMBO रोम्बो हेड्रल, हेड्रल, ठीक है, हेड्रल। फिर या कहूँ ऑक्टा, ऑक्टा ऑक्टा हेड्रल। तो इस तरीके का भी देखने को मिलता है। तो ये जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेना हो तो मैं देखो इरेज करता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द टाइप ऑफ क्लेवेज ऑब्जर्व इन मिनरल। तो भैया रेक्टेंगल तो नहीं होता है, ना ही क्रिस्टल होता है, ना ही स्टिक होता है। तो कैसा होता है, वो आपका वेसल टाइप का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, ग्रेनाइट एंड रायोलाइट आर एग्जाम्पल ऑफ व्हिच आर द फॉलोइंग। तो ग्रेनाइट आपका जो रियोलाइट है वो किस प्रकार के रॉक्स का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो आपको बता दूं ये आपको याद रखना होगा, इग्नियस रॉक्स का उदाहरण है या आपका एग्जाम्पल है। ग्रेनाइट आपका जो होता है वो आपकी इग्नियस रॉक का है। फिर आपका रियोलाइट, और ये भी कभी कभी पूछता है कि इंट्रूसिव है, इंट्रूसिव वर्ड यूज करता है, कभी कभी आपको कहता है एक्सट्रूसिव यूज करता है। तो आपको जहन में रखना है कि जो भी आपकी अर्थ सरफेस के नीचे लेयर्स होंगी, या जो भी आपकी अर्थ सरफेस के नीचे आपकी जो रॉक्स होंगी उनका फॉर्मेशन जो हुआ होगा वो सब आपकी इंट्रूसिव में आएंगी, मतलब आंतरिक उनको कहा जाएगा। और कुछ जैसे कि जैसे बेसाल्ट हो गया, या फिर आपका ट्रैप हो गया जिसको हम लोग वॉल्केनिक नाम से भी जानते हैं। तो इन सब रॉक्स का जो आपका जितनी ये सब आपकी जो रॉक्स होती हैं इन सब का जो नामकरण होता है उसको कभी कभी एक्सट्रूसिव भी कहा जाता है कि एक्सट्रूसिव रॉक्स हैं। तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव कहीं अगर आप देखें तो घबराना आपको नहीं है कि इंट्रूसिव क्या होता है या आपका एक्सट्रूसिव क्या होता है, ठीक है। तो इंट्रूसिव मतलब आंतरिक जो अंदर होती हैं, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर जो आपका बाहरी होती हैं। जैसे आपने एक टिम्बर वाला चैप्टर पढ़ा होगा, टिम्बर में आपने क्या पढ़ा होगा कि टिम्बर आपने इंडोजीनियस और आपका एक एक्सोजीनियस, दो चीज़ें आपने देखी होगी, इंडोजीनियस और एक्सोजीनियस। इंडोजीनियस होता है कि जो इनवर्ड ग्रोथ होती है, एक्सोजीनियस में जो आउटवर्ड ग्रोथ होती है। उसी प्रकार इंट्रूसिव मतलब अंदर और एक्सट्रूसिव मतलब बाहर। कंफ्यूजन नहीं बिल्कुल रखना है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेडिमेंट्री रॉक। का एग्जाम्पल इसमें कौन सा है। तो मेरे भाई मार्बल आपका मेटामॉर्फिक में है, क्वार्जाइट आपका मेटामॉर्फिक में है, ग्रेनाइट आपका इग्नियस है, बचा क्या सैंडस्टोन। सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन ये सारे एग्जांपल होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बताना है कि अगला क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ रॉक्स डिफाइन इट्स कैपेसिटी टू स्टोर टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। भैया क्या होता है,
उस प्रॉपर्टी के रॉक मतलब कि रॉक की उस प्रॉपर्टी को क्या कहोगे कि जिसमें वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को अपने अंदर स्टोर कर ले। तो भैया जब उसके अंदर वाइड होगा मतलब खाली स्थान होगा, खाली स्थान में ही तो पानी आएगा। भाई आपकी कोई रॉक्स है, चट्टाने हैं, अगर इसके अंदर पानी आप डाल लो, पानी इसके अंदर जा ही नहीं रहा है, मतलब उसके अंदर वाइड नहीं है। तो मतलब वाइड है मतलब उसको क्या कहते हैं, उसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में उसे कहते हैं पोरस है, मतलब कि क्या हो जाएगी, पोरोसिटी हो जाएगी। तो पोरोसिटी आप इसका यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, बिकॉज टेक्सचर, हार्डनेस, परमिएबिलिटी। परमेबिलिटी तो उसकी खासियत हो गई कि मतलब अगर किसी रॉक्स के अंदर आपने पानी डाला, उसके अंदर से पानी गुजर रहा है मतलब निकल जा रहा है, तो वो आपकी परमेबिलिटी हो जाती है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे होंगे तो उसको हम लोग और डिफाइन करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसको हमें आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।